अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोगों को पहले जो टॉपिक है हमारा गुजरा इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के ऊपर, वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ लीजिए। दूसरा, एक थोड़ा सा रिवीजन मैं उसको करा दूँ। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स में हमने क्या किया था? हमने शेयर्स के सिंपल इशू को डील किया था और वो एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों थे। और सिमिलर जो है वो डिबेंचर के साथ भी होता है, एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। सही है। इनमें तीन एंट्रीज मेन थी। पहला एप्लीकेशन मनी की, सही है, जिसमें हम कैश डेबिट कर रहे थे, एप्लीकेशन मनी क्रेडिट कर रहे थे जो कि लाइबिलिटी है। उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स की। उसके बाद अगर कोई एक्सेस सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव हो गई है उसके रिटर्न करने की। सही है। यहाँ पे ये वाली एंट्री नहीं होती, ये वाली एंट्री नहीं होती, सिर्फ ये वाली एंट्री है और इशू ऑफ डिबेंचर की है। और तीनों कंडीशन सिमिलर हैं जैसी कि इशू में होती हैं। यानी प्रीमियम है तो प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा नेट अमाउंट से। ये भी हमेशा पार पे बुक होगा, ये भी हमेशा पार पे बुक होगा। सही है। प्रीमियम है तो प्रीमियम से प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट रिजर्व क्रेडिट हो जाए डेबिट हो जाएगा। सही है। और पार है तो पार भी रहेगा। इसके अलावा हमने एक देखा कि बोनस इशू या राइट, बोनस इशू अगर आता है तो क्या करते हैं हम, रिटेन अर्निंग को डेबिट कर देते हैं कैश के बजाय। सही है। और इसके अलावा हमने ये देखा कि डिबेंचर्स को अगर रिडीम करवाया जा रहा है तो रिडम्पशन पे क्या होता है, सिंपल कैश क्रेडिट हो जाएगा, या अगर मैं इशू शेयर कैपिटल उसके अगेंस्ट इशू कर रहा हूँ तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और डिबेंचर की जो लाइबिलिटी है वो डेबिट हो जाएगी। सही है। जहाँ तक कोई मसला था, कुछ भी था, एक चीज़ हम लोगों ने नहीं की, हमने डिविडेंड वाली चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं की जो कि चेंजेस इन इक्विटी से रिलेट कर रही है। डिविडेंड में कुछ भी नहीं है। अगर आपने डिविडेंड दो तरह के होते हैं, एक कैश होता है और एक काइंड होता है। सही है। काइंड में सिर्फ और सिर्फ शेयर्स इशू किए जाते हैं, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ इशू नहीं हो रही होती। सही है। कैश काइंड वाला जो है वो हमने देख लिया था। इसमें क्या कर रहे थे हम, रिटेन अर्निंग को जो है वो डेबिट कर दे रहे थे और जो मेरे पेड अप कैपिटल है या ऑर्डिनरी शेयर्स है उसको मैं क्रेडिट कर दे रहा था। सही है। इसमें क्या करूँगा, इसमें डेबिट में क्या करूँगा, इसमें डेबिट में करूँगा डिविडेंड, डिविडेंड के नाम से डिविडेंड को डेबिट करूँगा। सही है। डिविडेंड के नाम से डिविडेंड को मैंने डेबिट कर दिया। सही है। और इसका जो दूसरा इम्पैक्ट है वो कैश या बैंक के ऊपर जा रहा होगा। सही है। अब ये जो डिविडेंड है ये अल्टीमेटली जाता है कैपिटल अकाउंट पे। सही है। हमने चेंजेस इन इक्विटी की स्टेटमेंट ज़रूर बनाई थी सबको देखते हुए, तो उसमें डिविडेंड कहाँ पे जाएगा, उसमें डिविडेंड जाएगा, एक आपका ये है कैपिटल। सही है। एक ये है रिटेन अर्निंग। सही है। एक ये है रिजर्व्स, आपका जो बैलेंस है बिगिनिंग का। सपोज 5 लाख इसमें है, 3 लाख इसमें है, 10,000 इसमें है। सही है। आपने 20,000 का डिविडेंड या 50,000 का डिविडेंड अगर इशू कर दिया है, सही है, डिविडेंड अगर इशू किया है, इस पर कोई इम्पेक्ट नहीं होगा, इस पर कोई इम्पेक्ट नहीं होगा। डिविडेंड चाहे वो बोनस हो या वो काइंड हो, सॉरी चाहे वो काइंड हो या वो कैश में हो, दोनों जो है वो रिटेन अर्निंग से लेस होंगे। सही है।
तो यहाँ पे जो 50,000 का डिविडेंड है वो यहाँ से लेस होगा। सही है, ये बच जाएगा मेरा 250,000, ये हो जाएगा 5 लाख वैसे का वैसे। सही है, और ये 10,000 वैसे का वैसे ही बचा हुआ होगा। अब मुझे फर्दर अगर कोई इशू किया है मैंने, सही है, तो फर्दर इशू क्या है वो मेरे यहाँ पे ऐड हो रहा होगा, ये यहाँ पे ऐड हो गया। अगर इस पर कोई मैंने प्रीमियम दिया है तो प्रीमियम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सही है, ये आपका 1 मिलियन हो गया, ये 20,000 हो गया, ये 250,000 हो गया। अब एक काम ये हुआ कि मैंने डिविडेंड काइंड में इशू कर दिया। सही है, बोनस इशू कर दिया, बोनस भी 50,000 का इशू किया, तो 50,000 यहाँ से भी लेस हो गया। सही है, बोनस में याद रखिएगा यहाँ से जो अमाउंट लेस हो रही है वो यहाँ पे अमाउंट ऐड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं शेयर से इशू कर रहा हूँ ना। सही है ना, हो सकता है यहाँ पे प्रीमियम की भी अमाउंट हो, प्रीमियम भी ऐड हो जाएगा। सही है, कोई मसला इस पर? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी हमने देख लिया। सही, अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बेसिकली ब्रांच अकाउंटिंग। इतना मुझे बताएं क्लियर करके कि आप लोगों का जो इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर वाली चीज़ थी वो क्लियर हो गई है? क्वेश्चन सॉल्व किए थे कुछ? पास्ट पेपर के जितने क्वेश्चन हैं अब आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो जहाँ पे आपने कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो आपने यहाँ पे नहीं की। सही है, सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, क्रैश है इसलिए मैं सबकी बहुत सारी एग्जाम्पल नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ एक बार मैंने आपको बता दिया, एक बार करा दिया, चीज़ क्लियर कर दी, अब आपके जहन में रहेगा और आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सही है, क्लियर ही है। फिर भी अगर आप लोग आखिर में मुझसे बोलते हो कोर्स कवर हो जाता है, आखिर में मुझसे कोई सा टॉपिक बोलते हो कि नहीं ये वाला टॉपिक कर लेते हैं, तो बताना, मैं वो टॉपिक आप लोगों का कवर ज़रूर करवा दूँगा। सही है, दोबारा करवा दूँगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगा। जहाँ पे कोई इशू यहाँ तक डिवेंचर से रिलेटेड किसी को भी, शेयर से रिलेटेड किसी को भी, डिवेंचर की मैंने थ्योरी नहीं बताई, डिवेंचर इतना है कि डिवेंचर एक लाइबिलिटी है, काफ़ी सारी चीज़ें शेयर सारी कंसिस्टेंट हैं इसके साथ। सही है, आप लोगों को कभी कोई क्वेश्चन हो, अभी मैं डिवेंचर के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, शेयर्स के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, आगे 3 क्लासेस के बाद इसी के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पूछ सकते, आप पूछो, क्योंकि आप तो उसी टाइम सॉल्व कर लोगे ना। आप पूछोगे तो दूसरे का भी रिवाइज हो जाएगा। मैं इस चीज़ से मना नहीं कर रहा, आप पूछ सकते हो जिस टॉपिक का पूछना चाहो। हाँ, जो टॉपिक अभी मैंने कवर नहीं किया उसके बारे में नहीं पूछना, जो कवर कर दिया उसके बारे में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई चीज़ आगे सामने आपने नहीं दी, समझ नहीं आ रही, आप ज़रूर पूछ लो। सही है, अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग की तरफ। अच्छा, ब्रांच अकाउंटिंग में हम दो इम्पैक्ट देख रहे होंगे, एक है हेड ऑफिस पे और एक है ब्रांच पे। सही है, ब्रांच पे सिंपल इम्पैक्ट है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, यहाँ पे सारी की सारी सिंपल एंट्रीज हो रही होंगी। सही है, सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आ जाएगा ना वो आएगा जब मेरी कोई अमाउंट जहाँ पे हेड ऑफिस इन्वॉल्व हो रहा है, हेड ऑफिस से कोई एसेट या अमाउंट मुझे रिसीव हो रही है। सही है, या मैंने पे बैक किया।
तो सिर्फ एक एडिशनल एंट्री है, वो क्या है, मैं हेड ऑफिस से होने वाली किसी भी ट्रांजैक्शन को अपने इनकम या एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनाऊंगा। सही है, मेरे हमेशा एसेट या लायबिलिटी डेबिट या क्रेडिट होगी। सही है, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट होगा वो हमेशा हेड ऑफिस को जाएगा। सही, एग्जाम्पल 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 क्या है भाई इसकी? एग्जाम्पल ये है कि receive inventory of rupees 80,000 from head office। मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट नहीं कर दूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इन्वेंट्रीज को डेबिट करूँगा 80,000 से। सही है, और हेड ऑफिस का जो पे बिल है उसको मैं क्रेडिट कर दूँगा 80,000 से, या पे बिल भी नहीं, सिंपल हेड ऑफिस का अकाउंट को क्रेडिट कर दूँगा 80,000 से। पेड कैश और हेड ऑफिस सप्लाईज। हेड ऑफिस की जो सप्लाईज मेरे पास आई थी, मैंने हेड ऑफिस को कुछ कैश पे किया उसके लिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं हेड ऑफिस का अकाउंट जो है उसको मैं हेड ऑफिस को डेबिट कर दूँगा, क्यों, क्योंकि मैंने उसे पे किया, उसका जो पे बिल था वो मैंने डेबिट कर दिया, और अपने पास जो कैश है उसको मैं क्रेडिट कर दूँगा। सही, मैं इस तरह से एंट्रीज बना रहा हूँ। अब अनफॉर्चुनेटली पहला जो टॉपिक था वो भी सिंपल इंट्रीज से बिलोंग कर रहा था, दूसरा जो आपका है वो भी सिंपल इंट्रीज से ही बिलोंग कर रहा है, कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। कंप्यूटेशन एक थोड़ी सी यहाँ पे शामिल है, वो हम आगे जाके डिस्कस कर रहे होंगे। पहले टॉपिक में भी जो एग्जामिनर पूछता है वो मेनली इंट्रीज पूछता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने का बोल सकता है। वो बनाने का क्या तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है, कोई कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो पूछ लीजिएगा, आप पास करें, क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। एक मेरा एक बात याद रखें कि बीकॉम में जो ट्रेंड है ना पूछने का अकाउंटिंग में, वो कुछ ऐसा ट्रेंड है तो पूछते हैं हर टॉपिक से, एक टॉपिक नहीं छोड़ते। सही, हर टॉपिक से पूछते हैं, और वही चीज़ पूछते हैं जैसे कि लास्ट ईयर या लास्ट से लास्ट ईयर पूछी, कोई चेंज नहीं होता कुछ भी। सही है, फिगर चेंज होगी, नाम चेंज होगा, रिक्वायरमेंट सिमिलर होती है हमेशा। सही है, और सिर्फ और सिर्फ लगता ही है कि या तो पहले अगर इन्होंने नैरेटिव फॉर्म में दिया था कोई डाटा आपको, इस बार वो आपको टेबुलर फॉर्म में दे देंगे। सही है, पिछले बार हो सकता है आपको टेबुलर फॉर्म में दिया हो, इस बार जो है वो सिंपल एक सीक्वेंस में दे देंगे। सही, पूरी बैलेंस शीट बना करके दे देंगे। बस इस तरह के चेंजेस होते हैं, बाकी आपको अगर कैपिटल वाले में कुछ सर्कमस्टांसेस आपको बताया था शेयर कैपिटल इशू करना है, तो आपको वही नॉर्मल इशू का दे रहे होंगे, प्रीमियम पे इशू का दे रहे होंगे, या डिस्काउंट पे इशू का दे रहे होंगे। सही है, या आपको डिबेंचर्स की रिडम्पशन का दे रहे होंगे, डिबेंचर्स के ऊपर आपको बोल रहे होंगे कि भाई डिवेंचर जो है वो हमने प्रीमियम पे इशू कर दिया, डिस्काउंट पे इशू कर दिया। इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं करेंगे, जो चीज़ यहाँ पे बता दी मैं एग्जाम्पल बस वही रहेगी, इससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगी चीज़ें। सही है, इसी तरीके से ब्रांच अकाउंटिंग में भी होगी, जो एंट्रीज़ है वो एंट्रीज़ ही पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता। सही है, ब्रांच में क्या एंट्रीज़ होंगी वो मैंने बता दी। अब हेड ऑफिस में क्या होगी, हेड ऑफिस में भी जो ब्रांच से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसमें वही वाइस वर्सा वाला इम्पैक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रांच डेबिट हो जाया करेगी। सही है, और वो एसेट जो वहाँ ट्रांसफ़र हुआ है वो क्रेडिट हो जाया करेगी। एक और चीज़ है यहाँ पे, सही, ये सिर्फ हेड ऑफिस पे हो रही है, ब्रांच पे नहीं हो रही। वो क्या हो रही है, हेड ऑफिस के पास आइटम था 10 रुपये का। सही है, इसने ब्रांच को दिया बेचने के लिए इन्वेंट्री, और वो ब्रांच को जो देता है ना वो देता है ब्रांच को 12 रुपये। ब्रांच से कुछ प्रॉफिट रखता है, इसके पास से 10 रुपये का, यहाँ से इसने दिया 12 रुपये। तो यहाँ से जो एसिड अपने रिड्यूस करेगा ना वो 12 रुपये से नहीं करेगा, वो करेगा 10 रुपये से।
लेकिन ब्रांच से तो उसे 12 रुपये से रिकवरी रिकॉर्ड करनी है रिसीवेबल। ये 2 रुपये कहाँ जाएगा? सही है, ये 2 रुपये कहाँ जाएगा? ये बेसिकली अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन के नाम से एक हेड खुलता है, जो हर जो ये एंट्री हो रही है इस तरह की ट्रांसफ़र की जो एंट्री होगी वहाँ पे ये होगा। अगर के प्राइस में वेरिएशन है कि इनके पास जितने का एसेट था उतने का इसमें ब्रांच होने की है, ब्रांच को ज़्यादा गिर, ब्रांच इसका कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा। ब्रांच 12 की बुक कर रहा है। ब्रांच कह रहा है कि मेरे पास एसेट जो है वो 12 रुपये का आया और हेड ऑफिस को पेबल मुझे 12 रुपये। सही, ये बुक करा है कि ब्रांच से 12 रुपये रिसीवेबल है, एसेट मेरा 10 रुपये गया और अलाउंस फॉर रिवैल्यूएशन जो है वो 2 रुपये का। अब ये जो अलाउंस फॉर रिवैल्यूएशन है ये एक्यूमुलेट हो रहा है। ये एक्यूमुलेट होते 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 ईयर एंड पे जा कर के एक एडजस्टमेंट बता रहा होगा कि मेरी टोटल जो एक्यूमुलेशन है इसकी, वो बिल फर्स्ट 4-5 दफ़ा ट्रांसफ़र किया था, ये 1800 रुपये बच गए। सही, अब ये 1800 मेरा डायरेक्ट चला जाएगा पीएनएल में, पीएनएल पे इनकम चला जाएगा। सही, और ये इसी साल क्लोज हो जाएगा। ये जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा वो उसी हिसाब से बनाएगा कि इसके पास एसेट ये 10 रुपये वाले ही हैं। सही है। हाँ, कोई ऐसा इम्पैक्ट जैसे यहाँ से इन्वेंट्री दी थी। अब एक एग्जाम्पल ये कैसे समझते हैं, इसने 12 रुपये का एसेट हेड ऑफिस ने किया था। सही है। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अब इसने जो है ये जो एसेट है ये 50% कंज्यूम कर लिया, 50% रखा है, तो इसके पास कितनी अमाउंट बची हुई है? कितनी अमाउंट बची है इसके पास? 6 रुपीज़ का एसेट बचा हुआ है। सही। अब जब ब्रांच फाइनल जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही होगी तो उसमें ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों के एसेट कंबाइन होकर हो रही होगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर इसके पास कोई एसेट जितना भी था ये जब कंबाइन होने आएगा तो क्या वो 6 रुपीज़ पे कंबाइन होगा या 5 पे होना चाहिए? इसको जो एक्चुअल कॉस्ट पड़ी थी वो तो 5 रुपीज़ पड़ी थी। सही है, इसको जो एक्चुअल कॉस्ट पड़ी थी वो तो 5 रुपीज़ पड़ी थी। आज ये अचानक से 6 रुपये का बुक कर ले, क्या ये चीज़ मुनासिब है? इसने सिंपल क्या किया है, अपने एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में कुछ अमाउंट डाली और बोला कि वो पैसे बढ़ गए। ऐसा तो नहीं हुआ ना। ऐसे में जो अमाउंट क्लोजिंग में बच जाती है ना, ये जो क्लोजिंग में बच गया, सही, ये जो 6 रुपीज़ यहाँ आ रहा है एक्चुअली जो बुक होगा वो 5 रुपीज़ पे होगा। अब इस 6 रुपीज़ को क्या करें, क्यों, क्योंकि जो ब्रांच से रिसीवेबल है वो तो इसी 6 के हिसाब से बुक है। सही है ना। तो ये जो अलाउंस बन रहा होता है ना, ये वाला जो अलाउंस बन रहा होता है, ये अलाउंस जो रिमेनिंग बच गया वो इससे एडजस्ट हो जाएगा। सही है। अगर 50% कंज्यूम हो गया तो यहाँ पे भी ये 50% पीएनएल पे चला जाएगा, 50% पीएनएल पे चला गया और रिमेनिंग 50% जो है वो इससे एडजस्ट हो जाएगा। सही है। अब इससे एडजस्ट कैसे होगा, वो बैलेंस शीट पे एडजस्ट होगा या पीएनएल के थ्रू ही एडजस्ट होगा, वो हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। इतना समझ लें, सारी एंट्रीज वैसे ही होंगी जैसे नॉर्मल होती आई हैं। सही, कोई डिफरेंस नहीं होगा उसमें। सिर्फ और सिर्फ जो हेड ऑफिस से ब्रांच में या ब्रांच से हेड ऑफिस में जो मूवमेंट है ना, उसमें हमें प्रिकॉशन रखनी है। उसमें भी प्रिकॉशन सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस पे रखनी है। ब्रांच वाले में हमें इतनी प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे जितनी अमाउंट की जो चीज़ बता रहे हैं वो हमें बुक कर लेनी है। सही, इन शॉर्ट ये चीज़ याद रखना है। कोई प्रॉब्लम इसके ऊपर? कोई क्वेश्चन आ रहा हो किसी के जहन में? एक मिनट।
बेहतर है। कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब हम एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, लेकर के चलते हैं, देखते हैं कि हमसे हो पाता है नहीं हो पाता। जितनी हमने नॉलेज अभी गेन की है, इस नॉलेज में वो क्वेश्चन हो पाता है या नहीं हो पाता। सही। The following is selected. The following is the details extracted from branch of Korean Limited. सही। From the course of financial year 20 on 31st December 2020। सही। अब क्या डिटेल मिली थी? डिटेल मिली थी कि ओपनिंग इन्वेंट्री 15,000 की है। सही है। उसके बाद जो परचेजेस किए, यानी ब्रांच ने खुद जो परचेजेस किए, वो आपकी है 21,000 की। सही है। हेड ऑफिस से जो शिपमेंट आ रही है वो आ रही है 48,000 की। सही। डिफेक्टिव गुड्स जो कि हेड ऑफिस पे रिटर्न हुए, वो है 6,000 के। सही है। इसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपकी 20,000। सही है। इसके अलावा जो आपको डाटा मिलता है वो मिल रहा है कि सेल्स जो है वो इन्होंने की है 65,000 की। इसके बाद जो इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो हैं जनाब 8,000 के। सही है। और एक स्टेटमेंट मिली हमें, वो क्या बोल रही है? वो ये बोल रही है कि हेड ऑफिस हैज फॉलोड द प्रैक्टिस ऑफ filling the branch at 20% above cost। ये याद रखना 20% ये above cost है। सही। किसी और चीज़ के लिए। सही। इसके अलावा दूसरा है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है इसमें 10% ओपनिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स 10% ऑफ
लोकली परचेज मटेरियल्स, यानी जो उसने खुद से परचेज किया। सही है। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कि आप जर्नल एंट्रीज बता दें। सही है। इसके अलावा आप इनकम स्टेटमेंट ब्रांच की डेवलप करें। अच्छा, यहाँ पे हेड ऑफिस की इनकम स्टेटमेंट इसलिए डेवलप नहीं हो सकती क्योंकि हेड ऑफिस का डाटा ही नहीं दिया हुआ। हेड ऑफिस ने कितनी सेल की है, क्या किया, तो ब्रांच की ही हो सकती है और क्वेश्चन में ब्रांच की ही मांगी। सही है। जर्नल एंट्रीज हेड ऑफिस में प्लस ब्रांच, दोनों जगह देनी है। सही है जी। करना स्टार्ट करें। एक दफ़ा क्वेश्चन पढ़ लें सुकून से। हम इवेंट आइडेंटिफाई करेंगे, उसके हिसाब से जर्नल एंट्रीज करेंगे। सही। सही है भाई। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें एंट्रीज किस किस की करनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑलरेडी इसकी एंट्री हुई भी होगी। सही है। हमें इसकी एंट्री करनी है, परचेजेस की। हमें जो शिपमेंट रिसीव हुई है इसकी एंट्री करनी है। हमें जो डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न किए इसकी एंट्री करनी है। और हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। सही है। वो जब हम सेल परचेज से कर रहे होंगे उसी टाइम देखना है। सही है। अच्छा, परचेजेस की जो एंट्री है इसमें तो कुछ भी नहीं है, आपकी सिंपल परचेजेस डेबिट हो जाएंगी और बैंक या पेबल क्रेडिट हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। शिपमेंट वाली भी जो है इसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं है। ये सिंपल आपकी इन्वेंट्री जो है वो डेबिट हो जाएगी, हेड ऑफिस क्रेडिट हो जाएगा। सही है। अब डिफेक्टिव गुड्स जो रिटर्न हुआ है इसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं। हेड ऑफिस डेबिट हो गया, इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई। सही है। जहाँ पे ब्रांच के एंड पे तो एंट्रीज में कोई ऐसा इफेक्ट, कोई ऐसा इशू आ नहीं रहा। सही। हमें कहाँ पे इशू आ सकता है? हमें आ सकता है इशू हेड ऑफिस के एंड पे। सही है। अब हम ज़रा हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों को बना लेते हैं।
पहली इसने इन्वेंट्री डेबिट की और अपना बैंक जो है वो क्रिएट कर दिया लोकल परचेज का, जो अमाउंट इसकी आ रही थी 21,000। सही है, यहाँ कोई एंट्री सही। दूसरा इसने किया, इन्वेंट्री को डेबिट किया और हेड ऑफिस को क्रेडिट कर दिया, अमाउंट इनकी 48,000। सही, यहाँ पे एंट्री आ जाएगी, यहाँ पे क्या आएगा, ये करेंगे ब्रांच को डेबिट 48,000 से। सही है, इसके बाद 20% का इनका अलाउंस है, तो अलाउंस को ही क्रेडिट करेंगे। किस अमाउंट से अलाउंस को क्रेडिट करेंगे, अलाउंस को ही क्रेडिट करेंगे जो ये 48,000 है, इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे 20 डिवाइड कर देंगे 120 से। क्यों 20 से मल्टीप्लाई करके 120 से डिवाइड करेंगे, ये जो 48,000 है ये बेसिकली 100% नहीं है, अगर 100% होता मैं तो 20 से मल्टीप्लाई कर देता। ये जो 48,000 है ये है दो चीज़ों को सम अप करके बने, अलाउंस भी सही है प्लस कॉस्ट भी सही है। अब ये जो हमें परसेंटेज मिली थी, ये मिली थी कॉस्ट का 20%, यही था ना, कॉस्ट पे 20% रखता है, इसका मतलब है ये जो है ये है 100%, तो ये 100 ये 20, और ये टोटल जो ब्रांच को गई कॉस्ट वो कितनी गई, वो गई 120, तो मैं 120 से डिवाइड करूँगा। सही है, 120 से डिवाइड कर ये मेरा आंसर आ जाएगा 8,000। सही है, और अपने पास जो इन्वेंट्री मेरे पास है वो मैंने ब्रांच के हेड ऑफिस के पास है वो क्रिएट हो गई 40,000। सही है, यहाँ पे कोई मसला। अब तीसरी एंट्री आती है रिटर्न की, ये सिंपल करेगा हेड ऑफिस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, कितनी अमाउंट थी 6,000 की, ये क्या एंट्री करेगा, ये सबसे पहले ब्रांच को तो क्रिएट कर देगा 6,000 से। सही है, अब सेम वही चीज़ अलाउंस को ये 6,000 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 120 कंप्यूट करेगा और अपनी इन्वेंट्री जो है वो डेबिट कर देगा। सही, कितने से कर रही है, ये आपकी 1000 हो जाएगा और ये 5000 हो जाएगा। अब इन्वेंट्री क्योंकि यहाँ पे डिफेक्टिव थी, डिफेक्टिव इन्वेंट्री यहाँ पे आई, वो राइट डाउन और ड्यू उसका डाटा हमें कहीं नहीं मिला हुआ, तो उसकी क्या वैल्यू है क्या नहीं है, अगर वैल्यू कुछ हमें पता होती तो फिर हम इन्वेंट्री को अपने से फर्दर रिड्यूस कर देते हैं। सही है, राइट डाउन एक्सपेंस हम डेबिट कर देते हैं, इन्वेंट्री को और कम कर देते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं कर रहे। सही है, ये जो भी अमाउंट है जितना रिटर्न हुआ उतने से ही हमें ब्रांच को कम करना है, जितना दिया उतने से ही हमें ब्रांच को बढ़ाना है। सही, जो अलाउंस वाली एडजस्टमेंट है वो दूसरा जो एसेट जो दिया गया या दिया गया उसमें और अलाउंस के हेड में होगी। सही है, जहाँ तक इंट्रीज में कोई मसला किसी को, अब इंट्रीज हो गई, एंट्रीज के बाद हम ज़रा चलते हैं इनकम स्टेटमेंट में, जो हमें इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला गया। इनकम स्टेटमेंट क्या बनाने को बोल रहे हैं भाई, सेल कितनी अमाउंट की थी, सेल हमारे पास 65,000 की सेल है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 8,000, 65,000 की सेल आ गई। हम यहाँ से करेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री आ रही है कितने की 15,000 की। सही है, और इसमें से परचेजेस हैं 21,000 की। इसके बाद इसमें आपका हेड ऑफिस से जो
शिपमेंट आई है वो आई है 48,000, सही है। और इसके बाद जो रिटर्न हुई है वो 6,000 रिटर्न हुए। टोटल ये कितने बचे, ये बन गए 78,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 20,000 की, सही है। ये हो गया 58,000। हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बच रहा है 7,000। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने के थे, 8,000 के। 1,000 का हमारा लॉस आ गया, सही। ये इनकम स्टेटमेंट बेसिकली आपकी बन जाएगी ब्रांच की। ब्रांच का अगर नाम दिया हुआ होगा तो नेम ऑफ ब्रांच यहाँ पे आ जाएगा, और ये आएगा फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2020, सही है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम मेंशन करेंगे कि रुपीज़ में है। क्लियर यहाँ तक। अब एक चीज़ आप लोगों को एडिशनल करना है, सही है। मे भी शायद एग्ज़ाम में इस तरह से पूछे या मे भी शायद ना पूछे। कंप्यूटेशन ऑफ अलाउंस, ये हम पूरी इन्वेंट्री की मूवमेंट पे लेंगे, क्यों, क्योंकि हेड ऑफिस से सिर्फ इन्वेंट्री आ जाती है। ओपनिंग इन्वेंट्री में ये बोल रहे थे कि 10% जो है वो, ये 15,000 थी, इसका 10% लोकली थी, इसका मतलब है रिमेनिंग जो है वो हेड ऑफिस की होगी, सही है। तो इनवॉइस टू ब्रांच विद कॉस्ट, सही। ब्रांच को इनवॉइस कितने की हुई होगी, 15, ये आपका हो गया 13,500, सही है। अब कॉस्ट इसकी कितनी पड़ी होगी, ये हम सिमिलर ऐसे निकालेंगे जैसे हमने निकाला था। वैसे इसे मैं करूँगा मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120। ये जो आंसर आएगा ये मेरा अलाउंस आ जाएगा, ये आंसर आएगा 2250। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मेरी कॉस्ट हो गई, वो हो गई 11,250, सही है। इसमें मैंने कुछ शिपमेंट भेजी थी, मैंने मतलब हेड ऑफिस ने कुछ शिपमेंट भेजी थी जो 48,000 की थी। इसको ही मैं मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120 करूँगा। ये कितनी हो जाएगी, 48,000 की मैंने बिल की थी, सही है। ये कॉस्ट हमने पहले निकाल ली थी, वो 40,000 थी, और ये 8,000, सही। यहाँ पे कोई मसला नहीं। इसके बाद कुछ लेस होंगी जो रिटर्न आ गएंगी, वही 6,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120। 6,000 की बिल हुई हुई थी, कॉस्ट आपकी मुझे पड़ी थी 5,000 की, और ये थी 1,000। ये रिटर्न है तो ये माइनस हो रहा होगा, सही है। कितने हो गए ये टोटल, ये टोटल हो गए 55,500, 46,250, और ये आपका 9250, सही है। अब इसके बाद मैं इसमें से दोबारा लेस करूँगा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कितना था मेरे पास, 20,000 का पड़ा हुआ था। इसको मल्टीप्लाई करूँगा 20 डिवाइड बाई 120 वही, और ये आ जाएगा मेरा 18,000।
मुझे इसका 90% देना है, क्यों? क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग में इनका कहना है कि 10% जो है वो लोकली परचेज का इम्पैक्ट है। तो हमने ले लिया 18,000 ये आ रहा है, सही। और 18,000 का 20%, 120% अगर ये है तो कितना हो जाएगा, ये कंप्यूट करें अगर 18,000 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 120, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 3,000 और ये 15,000, ये पूरा पूरा वैसे रहेगा। अब जो अमाउंट बचती है वो बची 37,500, ये बचा 31,250 और ये बचा 6,250। अच्छा, अब इसमें कुछ अंडरस्टैंड करने वाली चीज़, ओके। ये जो इम्पैक्ट है ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जा रहा होगा, सही। जो प्रॉफिट या लॉस जो भी बन रहा है उसके ऊपर जा रहा होगा। ये इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे ब्रांच से रिसीवेबल या पेएबल का आ रहा है, सही। ये इम्पैक्ट भी पीएनएल पे जाएगा, सही है। ये इम्पैक्ट भी पीएनएल पे जा रहा होगा, सही। अब इसमें कोई मसला किसी को, मेरे पास जो हेड ऑफिस में इन्वेंट्री बुक होगी, मेरे पास जो हेड ऑफिस में इन्वेंट्री बुक होगी वो इस अमाउंट की बुक होगी, सही है। इस अमाउंट की प्लस 10% ऑफ दिस, मतलब कि 2,000 और नेट कर, सही। 17,000 की इन्वेंट्री मेरे पास हेड ऑफिस में बुक होगी, 2,000 ब्रांच ने लोकली परचेज की थी, 15,000 मैंने की, सही है। यहाँ तक कोई मसला है? अगर कोई मसला नहीं है तो फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ पे बोला था कि 7,500 बैलेंस शीट पे जा रहा है ब्रांच से रिसीवेबल या पेएबल, सही है। अगर मैं ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों की कंबाइन बना रहा हूँ, अगर मैं ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों की कंबाइन बना रहा हूँ तो क्या ये इम्पैक्ट जाना चाहिए? दोनों अगर एक ही एंटिटी हो गए हैं तो ना किसी को किसी से रिसीवेबल है, ना किसी को कुछ पेएबल है, दोनों तो एक ही हो गए, सही है ना। तो जब मैं कंबाइन कर रहा हूँगा, अगर मैं दोनों की कंबाइन बना रहा हूँ, यानी ये जो 17,000 मैंने बोला कि ये 17,000 मेरी हेड ऑफिस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जा रहा हो, अगर ऐसा है, अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा, ये वाला कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा, बस ये 17,000 ही रहेगा, सही है। और रिसीवेबल पेएबल कुछ भी नहीं, सही। और कोई अलाउंस भी नहीं, सब कुछ पीएनएल पे चार्ज होकर ख़त्म हो गया, सही है। अगर मैं हेड ऑफिस को सेपरेट रखूँ, ब्रांच को सेपरेट रखूँ, हेड ऑफिस को सेपरेट रखूँ, ब्रांच को सेपरेट रखूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा? तो फिर ये वाला इम्पैक्ट, ये वाली इन्वेंट्री का इम्पैक्ट हेड ऑफिस पे नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये तो ब्रांच में पड़ी थी, हेड ऑफिस के पास से नहीं, हेड ऑफिस तो रिलीज़ कर चुका, हेड ऑफिस के पास सिर्फ और सिर्फ रिसीवेबल आ रहा होगा, जो कि रिसीवेबल ये हो, सही है, समझ आई? अपने पास ये चीज़ आप नोट कर लें कि अगर हेड ऑफिस अलग हो रहा होगा तो हेड ऑफिस पे सिर्फ और सिर्फ ये रिसीवेबल शो हो रहा होगा, बाकी उसके पास जो इन्वेंट्री है वो शो हो रही होगी,
ब्रांच पे क्या इन्वेंट्री, ब्रांच की क्या पोजीशन है, उसके पास शो नहीं हो रही होगी। सही है। और हेड ऑफिस की जब इंडिविजुअल स्टेटमेंट बन रही है तो उसके ऊपर कोई आपका अलाउंस का इम्पैक्ट भी नहीं होगा। सही है। चलिए, ब्रांच वाली जो चीज़ें वो तो यहाँ पे खत्म हो गई, क्योंकि ब्रांच की आपकी सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट ही आती है और ब्रांच की इंट्रीज आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। सही है। आज का लेक्चर थोड़ा सा मैं शॉर्ट रख रहा हूँ। हम ब्रांच को थोड़ा और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम फिलहाल एंड करते हैं। सही है। क्वेश्चंस अगर कुछ आते हैं, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले क्लास में क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ब्रांच अकाउंटिंग को थोड़ा सा फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।